मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आवाज आ रही है क्या? यहाँ पे आई थी। सारी आवाज आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। वो बताया ना अरे तू 2:30 बजे रख लिया था दोनों। पासपुरी मनपा शाला से। बच्चों आइए आज फिर से नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखें। माइक को कृपया ऑन नहीं कीजिए, लास्ट में हम सभी आपको मौका देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम फिर से हमारे चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर हैं, लास्ट टॉपिक पे हैं, जो कि बहुत ही सरल सिंपल है। ओके सो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक किस बारे में है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आज का टॉपिक आयनिक यौगिक के बारे में है। आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक जो है ना, उसके अंदर एक स्पेशलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं आप शेयरिंग मतलब होता है एक, और एक होता है लेन देन। तो शेयरिंग इज मतलब कि जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो कि आप दो लोग स्कूल जाते हो और आपस में टिफिन शेयर करके खाते हो, तो वो दूसरी बात हो गई। और एक ऐसा है कि एक ने टिफिन लाया है और उसे भूख नहीं, और दूसरे ने टिफिन नहीं लाया है और उसे बहुत जोरों की भूख लगी है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जिसको भूख नहीं लगी है लेकिन उसने टिफिन लाया है, वो क्या करता है, वो पूरी तरीके से अपना टिफिन अपने उस फ्रेंड को दे देता है कि जिसने टिफिन नहीं लाया है बट उसे भूख बहुत तेज लगी है। तो एक ने कंप्लीटली दे दिया और दूसरे ने कंप्लीटली ले लिया। जिसको भूख नहीं लगी है उसने एक निवाला भी नहीं दिया, उसने बस दे दिया। और जिसने टिफिन नहीं लाया उसे टिफिन मिल गया और उसका पेट भर गया। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो ये है, एक ने पूरी तरीके से दे दिया और दूसरे ने पूरी तरीके से ले लिया। तो अगर आज बच्चों ये जो टिफिन वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है, इससे हमेशा याद रखना कि इस तरीके का पूर्ण तरीके से पूरी इलेक्ट्रॉनों का, जैसे आपने टिफिन का लेन देन किया, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। एक दे देता है और दूसरा ले लेता है। हाँ, कोई भी यौगिक है तो उसके अंदर जो दो घटक तत्व होते हैं, तो उसमें एक क्या करता है, पूरी तरीके से दे देता है और दूसरा पूरी तरीके से ले लेता है। हाँ, इससे इससे रिजल्ट क्या निकलता है, जो देता है वो धनायन बन जाता है और जो लेता है वो ऋणायन बन जाता है। ऋणायन मतलब वो कर्जदार हो जाता है ना, अपने उस दोस्त का कर्जदार हो जाता है, मतलब ऋणी हो जाता है। अगर हम किसी से कुछ ले लेते हैं तो हम उसके कहीं ना कहीं ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं कि अरे आपने इतनी मेरी मदद की। तो ऋणी हो जाता है, जो लेता है वो ऋणी होगा, जो देता है वो काय का ऋणी होगा बच्चों। तो ऐसे आप आयनिक यौगिक को अगर आज तक नहीं समझे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये टिफिन वाला एग्जाम्पल बच्चों हमेशा याद रखना। और ये जो पूरी तरीके से एक बच्चा दूसरे को अपना टिफिन दे दे रहा है, तो ये ही आयनिक यौगिकों में होता है। दिस इज द लॉजिक बिटवीन आयनिक यौगिक। तो अब आइए आयनिक यौगिक, जब आयनिक यौगिक मैं बोलूँ ना बच्चों, तो सबसे बेस्ट, बहुत सारे एक्चुअली उसके अनगिनत एग्जाम्पल हैं, बट सबसे पहले आपके दिमाग में NaCl आना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है हम एक इसी अपने 9वीं कक्षा में ही एक और जगह हम यही पढ़ते हैं NaCl। तो ये NaCl का क्या मामला होता है,
NaCl आपको सभी को पता है, Na जो है वो 11 होता है और क्लोरीन जो होता है वो 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो 11 के पास एक ज्यादा है, 17 के पास एक कम है, तो ये अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन को दे देता है और उसका परित्याग करके स्टूडेंट्स ये धन आयन हो जाता है और ये हो जाता है ऋण आयन। अब उसके बाद ये धन और ऋण आयन ना एक बहुत काम की चीज करते हैं। आपको पता है क्या करते हैं? क्योंकि इनमें आवेश निर्मिति होती है। आवेश निर्मिति होने के कारण स्टूडेंट्स पता है ये क्या करते हैं? ये बहुत बड़ा गुल खिलाते हैं। इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। मतलब अगर मैं आयनिक यौगिकों की बात करूं तो अगर ठोस अवस्था में तो वो किसी प्रकार का विद्युत वहन उसमें नहीं होता है, बट अगर उनका जलीय विलयन अगर आप लोगे, जलीय विलयन मतलब क्या? NaCl को पानी में घोल लिया, तैयार हो गया NaCl का जलीय विलयन। तो जब NaCl का जलीय विलयन जो होता है ना बच्चों, उसमें ऐसा पाया गया कि वो उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उसमें से। तो इसका मतलब वो विद्युत चालक होते हैं। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन विद्युत चालक होते हैं, मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे प्रूफ चाहिए टीचर, मुझे प्रूफ चाहिए, ऐसे मैं नहीं मान लूंगी कि आप बोल दोगे और मैं मान लूंगी। तो उसी के लिए चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग में हम देखते हैं और इसमें हम प्रूफ टेस्टिंग करते हैं कि क्या सच में, क्या वाकई आयनिक यौगिक जो हैं अगर मैं उनका पानी में घोल तैयार करती हूँ, और अगर मान लीजिए मैं कैसे पता करूंगी कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? चलो उसके लिए काम करते हैं, एक बल्ब फिट कर देते हैं। एक बल्ब फिट कर देंगे। अब हमारे घर में बल्ब कब जलती है? जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो जैसे ही फैन, लाइट, कंप्यूटर, टीवी सब बंद हो जाता है, वैसे हम कहते हैं अरे लाइट कट गई। ओके, सो पावर सप्लाई रुक गया। तो जलती कब है हमारे घर की बल्ब, लाइट? जब करंट का फ्लो होता है, हाँ, विद्युत का प्रवाह होता है। तो क्यों ना यहाँ पे भी वही आइडिया आजमाते हैं, एक बल्ब, उस कनेक्शन में, उस परिपथ में एक बल्ब फिट करके रखते हैं और यहाँ पे उसी आयनिक यौगिक का जलीय घोल, जलीय विलयन तैयार करके रखते हैं और इसमें वही छड़े डुबा देते हैं हम, जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उससे कनेक्ट कर देते हैं एक बल्ब। अगर ये बल्ब जल गई, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि अरे सच में आयनिक यौगिकों में से विद्युत धारा, उनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती, क्योंकि बल्ब जल गई। बल्ब का जलना इसका प्रमाण है कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। वे विद्युत के चालक होते हैं। तो चलिए आते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। ओके, सो बच्चों अगर हम चाहें तो ये एक्चुअली में ये कृति हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, बट उसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि हमें कहने का मतलब है कि अरेंज करनी पड़ती है, थोड़ी मुश्किल है, नहीं तो फिर बड़े आराम से ये हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि क्या लेना है? 50 ml वाटर ले लो, मतलब चाय जितना पीते हो उतना पानी ले लो, और पानी में 1 ग्राम नमक घोल लो, सादा नमक, सोडियम क्लोराइड को घोल लीजिए। उसका विलयन बना करके दो विद्युत छड़ों को या दो विद्युत तार को लेकर के क्या करिए, उसको कनेक्ट कर दीजिए एक 6 वोल्ट की बैटरी से। ये देखिए यहाँ पे बैटरी 6 वोल्ट से मैंने कनेक्ट कर दिया है। साथ में बोल रहा है कि आप क्या करिएगा, जो दोनों तार के खुले सिरे हैं उनको जो है खड़ी स्थिति में ऐसे तार में डुबाइए। इसका मतलब उसके ऊपर का आवरण जो है वो थोड़ा सा निकाल लीजिए और उसके बाद तार को यूं उस विलयन में हमें इमर्स करना है, मतलब डुबाना है। अब डुबाने के बाद जो है बोल रहा है कि अब उसके बाद देखिए इस कुंजी को, मतलब कनेक्शन को, परिपथ को पूर्ण कर दीजिए, मतलब बटन चालू कर दीजिए, बटन खोल दीजिए। ठीक है, कुंजी बंद होती है तो विद्युत धारा का प्रवाह बच्चों रुक जाता है। जैसे आप अपने घर का
विद्युत धारा का प्रवाह तो कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा, बट आप बटन के अनुसार उसे कंट्रोल करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं। ऑन करते ही जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं चल पड़ते हैं, बटन दबाते ही या बटन बंद करते ही रुक जाते हैं। तो इसी तरीके से बटन द्वारा इसका कंट्रोल रखिए। जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं, कुंजी खोल देते हैं, आप देखते हैं कुछ टाइम बाद ही ये बल्ब जल उठती है। जैसे कि मैंने बताया, बल्ब का जलना इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह। अब आप मुझे बताइए कि आपके घर में जो कनेक्शन है उसमें तो क्या हुआ, उसमें तो करंट पहुंचा। ठीक है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन्होंने ये कार्य किया, मुक्त इलेक्ट्रॉन ने ये कार्य किया। यहाँ पे किसने ये कार्य किया, यहाँ पे किसने कार्य किया, यहाँ पे ये जो धनायन और ऋणायन थे, ये जो मुक्त आवेशित आयन्स निर्मित हुए, ये देखिए यहाँ पे NaCl जो था वो एक साथ था। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई, ये अलग अलग कर दिए गए। ये हुआ Na+ अलग और Cl- अलग, मतलब अलग अलग आवेश निर्मित हो गए। और इन्हीं धनायन और ऋणायन ने ये कार्य किया, इन्हीं के वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हुई और जो बल्ब थी वो जल उठती है। ओके, सो यही अगर हम यही एक्सपेरिमेंट बच्चों और किसी विलयन के साथ करें तो भी ऐसा होगा। जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए NaOH, उसमें भी ठीक वैसा होता है। ऐसे ही अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए H2SO4, ठीक ऐसा ही होगा। कॉपर सल्फेट लेंगे तो भी ऐसा होगा। तो और बहुत सारे आयनिक यौगिक हैं जिनमें हमें सेम, अगर उस विलयन को हम बदल दें तो भी बल्ब जल पड़ती है। तो उससे क्या प्रूफ निकलता है कि आयनिक यौगिक के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ओके बच्चों, फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि कहता है आयनों का विचरण और विद्युत चालकत्व, जिसे कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि आप देखिए, ये एक यौगिक था, अब ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, Na+ धनायन हो गया, Cl- ऋणायन हो गया। तो इसका क्या संबंध है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर, मतलब चालकता, विद्युत चालकता, चालकत्व पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम एक सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जितना अधिक डिसोसिएशन होगा, जितने अधिक आयन्स निर्मित होंगे, उतना ही उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। जो जितना डिसोसिएट होगा उतना ही अधिक मात्रा में उसकी चालकत्व, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होती है। सिंपल बात है। हाँ, तो इस तरीके से ये भी आप टॉपिक, छोटे में ही छोटा ही टॉपिक है, तो ये भी एक उदाहरण आपने समझ लिया। जैसे कि सेम उदाहरण पे अगर हम बात करें तो Na+Cl-, पहले तो इसमें कुछ विचरण नहीं हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे NaCl का घोल था, उसमें NaCl एक साथ थे, बट जैसे ही ये हम बैटरी से उसे जोड़ते हैं और उसमें दो तार इमर्ज करते हैं, एक को धनाग्र और ऋणाग्र से जैसे ही जोड़ देते हैं, क्या होता है, उनके आयंस मोबिलिटी करने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं। अब क्या होता है, आपको पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धन ऋण की ओर आकर्षित होगा और जो ऋण होगा वो धन को आकर्षित करेगा। सिंपल बात है। तो अगर मैं यहाँ आपको बताऊं Na+ और Cl- हो जाते हैं, तो अगर मैं उस तरीके से आपको समझाऊं तो आप मुझे बताइए कि धनाग्र पर इस पे, हाँ, ये जो क्षण जो हमने प्लस से जोड़ी हुई है, इस पर क्या जमा हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर, धन पर, धनाग्र पर ऑपोजिट अट्रैक्ट, धन के पास ऋण खींचा चला जाएगा, धन के पास ऋण। तो यहाँ पे मेरा ऋण कौन है, Cl-, इसका मतलब इस छोर पे मुझे Cl- दिखाई देगा। हाँ,
और ऐसे ही जो धन है, ये देखो धनाग्र, जो धन अग्र होता है, धन वाला सिरा होता है, वो धनाग्र कहलाता है। तो धनाग्र पर मुझे कौन मिलेगा? धनाग्र पर क्लोराइड, और ऋणाग्र पर कौन मिलेगा? Na+। Na+ अलग हो गया, दोनों आयन अलग कर दिए गए सोल्यूशन में से, मिल गया मुझे धन आयन और ऋण आयन। और जैसे ही आवेश निर्मित होते हैं और अलग अलग धनायन और एनायन निर्मित होते हैं, वैसे ही उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, अब व्हाट इज दिस विद्युत अपघटन? बच्चों इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आपको एक ऐसे नॉलेज की बात बताती हूँ, जब किसी भी वर्ड के आगे लाइसिस लग जाए, LYSIS, तो समझ जाइएगा ब्रेकिंग, तो समझ जाइएगा ब्रेकिंग। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटन। अपघटन मतलब भी ब्रेकिंग होता है। विद्युत अपघटन जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं बोल रही हूँ कि ये लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब कि अपघटन, उसका विघटन। अब वो कैसे होगा? हिंट दे रहा है ना, हिंट दे रहा है, कभी रटना नहीं है, उसके क्वेश्चन से ही हिंट लेकर के आंसर देना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि लाइसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युतीय अपघटन मतलब अपघटन तो करवाना है, लेकिन कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके, विद्युत धारा का उपयोग करके। तो बातें क्लियर हो रही हैं हमें कि ओके, हमें अगेन कोई टीचर सोल्यूशन लेंगी बीकर में। मतलब अब आपको क्या है ना, पिछले वाले से अब अगला वाला सोच निर्मित करनी है, आपको एक इमेजिनेशन बिल्डअप करना है कि टीचर फाइनली ले क्या रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो कोई एक यौगिक का जलीय विलयन तैयार करती है, और उसको एक बीकर में ले लेते हैं मैडम, और उसके बाद उसमें हमेशा 2 छड़े जो होता है वो इमर्स्ड कर दिया जाता है, डुबो देना है उसको। हमें कुंजी से और बैटरी से, सेल से हमें जोड़ देना है, हमें सेल से जोड़ देना है। और उसके बाद क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही उनका विघटन होता है, अपघटन होता है, ब्रेकिंग होता है, मतलब अलग किए जाते हैं। फूट डालो और राज करो, बट इधर साम दाम दंड भेद से नहीं, इधर किसका उपयोग करके? विद्युत धारा का उपयोग करके। ये देखिए, आप देख रहे हो ये नया जो एक है। अब फिर से आप बोलोगे टीचर प्रूफ कीजिए, फिर से मुझे एक प्रयोग दिखा करके सिद्ध करिए कि कैसे विद्युत धारा के प्रभाव के कारण यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है, लाइसिस हो रही है, अपघटन हो रहा है। तो मैं बोलती हूँ चलो फिर से कॉपर सल्फेट को पानी में घोलिए। लेट से 50 ml पानी में आपने कॉपर सल्फेट मिक्स किया। 100 ml का एक बीकर ले लो, उसमें 50 ml ये नीला थोथा जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका विलयन तैयार करो। नाम ही नीला है तो हल्का सा स्काई ब्लूइश इसका कलर होता है स्टूडेंट्स। हाँ, तो कलर मैं आपको बता दूंगी, इसके पहले क्योंकि चीजें कलरलेस थी तो मैंने कलर आपसे जिक्र किया नहीं। तो यहाँ पे ये जो लाइट ब्लू कलर का ये जो विलयन होगा, इसमें आप 2 तरीके की क्षणें डुबो रहे हो। पिछली बार तो तार ही डुबो दिया था, थोड़ा सा उसका आच्छादन को रिमूव करके, बट इस बार 2 अलग अलग क्षणें जो विद्युत चालक हैं उनको आप इमर्स्ड करोगे। क्षणें मतलब क्या? इलेक्ट्रोड्स, हाँ, जिसे कहते हैं विद्युत अग्र। ये विद्युत अग्र जब बच्चों धन धन अग्र से जोड़ोगे तो धनाग्र कहलाएगा। ये विद्युत अग्र को जब ऋण अग्र से जोड़ोगे तो ये ऋणाग्र कहलाएगा। तो इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ जो मैंने ऋण से कनेक्ट किया है वो मेरा
ऋण इलेक्ट्रोड है। हाँ, और उसके बाद ऋणाग्र है, और जिसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो मेरा धनाग्र है। अब इतना तो मैंने बता दिया कि जोड़ा है, लेकिन क्या जोड़ा है वो देख लीजिए। एक तांबा का छड़ है, तो तांबे की छड़ को धनाग्र से जोड़ दी हूँ, और ये जो कार्बन की छड़ है उसको मैं ऋणाग्र ले रही हूँ। तो सिंपल है, दोनों के यहाँ पे सिंबल मैंने दे करके आपको सूचित किया है कि एक जो है धनाग्र जो है वो है कॉपर इलेक्ट्रोड, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो है कार्बन की छड़, जिसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। आपको पता है कि ऋणाग्र से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और धन से इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस भी दूंगी। मेरी आकृति में देखिए, विलयन में कॉपर और सल्फेट दोनों घूम रहे हैं, मतलब कि कॉपर सल्फेट में दोनों मौजूद है, लेकिन अलग अलग हो गए हैं। बाहर मैंने कॉपर सल्फेट को साथ में दिखाया, बट अंदर जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करेंगे आप, वैसे ही देखेंगे कि अंदर आयंस जो है वो अलग होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। कॉपर और सल्फेट एक दूसरे से अलग कर दिए गए हैं। ये जो कॉपर की क्षण है, ये कॉपर देने लगती है विलयन में, और ये जो CO2 प्लस है, ये जो है ये पूरी इसकी परत कार्बन के क्षण पर जमा हो जाती है। कार्बन थोड़ा सा ग्रेश कलर होता है, मतलब लगभग काले कलर का। उस पे आप देखते हो कि भूरे कलर की कार्बन की परत जमा होने लगती है। मतलब कि अगर मैं लिखूं तो मेरे ऋणाग्र पर मतलब कि कार्बन की जो छड़ है, कार्बन ऋणाग्र पर CO मतलब कॉपर की परत जमा होती है। हाँ, इसलिए लिख के बता रही हूँ कि आपको एक जो है वो ज्यादा ध्यान देना है कि कार्बन मतलब ऋणाग्र पर आप देख रहे हो कार्बन कॉपर इस पे डिपॉजिट हो रहा है, विलयन में से CO2 प्लस इस पे जा रहा है, और उसके बाद फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स इधर इससे कंबाइन होते हैं और कॉपर निर्मित करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ऋण अग्र की जो अभिक्रिया है, तो दोनों दोनों के दोनों अग्रों पर, ऋणाग्र पर और धनाग्र पर, दोनों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों। तो ऋणाग्र पर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि ऋणाग्र पर क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो CO2 प्लस उस क्षण की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब आपको पहले ही बताया गया कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऋण को धन अट्रैक्ट करेगा और धन जो है उसको ऋण अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए, ये क्योंकि ऋणाग्र की छड़ है तो देखो सारे CO2 प्लस आयंस उस पर खींचे जा रहे हैं, उस पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, CO2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई ऐसे इसकी तरफ होता है, इस छड़ की तरफ होता है, और इससे रासायनिक अभिक्रिया कर कर इससे सहयोग करके वो क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड, मतलब कॉपर की परत जमा हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ऋणाग्र पर मतलब कार्बन की क्षण पर ये वाली अभिक्रिया होती है। CO2 प्लस लेकर के इलेक्ट्रॉन के साथ सहयोग करके वो कॉपर सॉलिड मतलब वही भूरे कलर की परत जमा कर देता है। तो हमें शुरुआत में जो कार्बन क्षण एकदम फ्रेश ग्रेश कलर का दिखता है, अब वो ग्रेश नहीं रह गया है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा भूरे कलर की परत जमा हो रही है। हाँ, अब उसके बाद अगर धनाग्र पर क्या हो रहा है भाई देख लेते हैं। क्या धनाग्र ऐसे ही तो चुप बैठेगा नहीं, वो भी किसी न किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, ये देखिए, वो दे रहा है, लेने के बजाय क्या कर रहा है, CO2 प्लस दे रहा है। देखिए चिन्ह भी बनाया गया है, क्योंकि कार्बन की छड़ से क्या उत्पन्न होगा, कार्बन प्लस सॉरी कॉपर प्लस जिसे हम कहते हैं, तो CO2 प्लस आयन यहाँ से निर्मित होंगे। तो कैसे होंगे, कॉपर की छड़ है,
ये मैंने यहाँ पे ये कॉपर पे प्लस नहीं लगाया, ये कॉपर की छड़ है और ये इस पे है, ये ऋणात्मक छड़ है, और ये मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया कि ये कार्बन की छड़ है और ये कॉपर की छड़ है। अब शुरुआत में तो मेरे पास कॉपर की छड़ था, अब वो देगा क्या बच्चों, ठीक पहले वाले रिएक्शन का विपरीत, बाएं को दाएं में पलट लो, एक को याद कर लो दूसरे को पलट दो। लॉजिकली समझना भी है, बट इस तरीके से आप लिख लीजिए कि कॉपर छड़ क्या करता है, विलयन में क्या निर्मित करता है, Cu2 प्लस आयंस, और ये देता है, हाँ रिपेल करता है ना, मतलब कि जो समान चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अपने से दूर भेजता है। तो कॉपर आयन विलयन में इनको उत्पन्न करता है Cu2 प्लस आयन, और इस तरीके से। तो ये है इलेक्ट्रोड पर घट रही रासायनिक अभिक्रियाएं, और जिसको अगर आप कट वट करके कैंसिल करोगे तो आपको बराबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा बच्चों, विद्युतीय अपघटन, विद्युत का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होना। तो जैसे कि जो कार्बनिक यौगिक बोल आयनिक यौगिकों में अपघटन होना, जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले वाले में हमने क्या उदाहरण लिया था, NaCl का जलीय विलयन, यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे लिया है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। दैट्स इट बच्चों। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं पानी का विद्युतीय अपघटन। अब एक्चुअली बच्चों पानी का जो है, अगर शुद्ध पानी ले लें हम, तो शुद्ध पानी जो होता है उसका विद्युतीय अपघटन नहीं होता है। प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो वो हार्डली डिसोसिएट होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में वो डिसोसिएट होता है। तो कहने का मतलब है कि उसमें से वो विद्युत का चालक ही नहीं है। प्योर वाटर जो है वो विद्युत का चालक नहीं है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पानी का विद्युत अपघटन। क्या करेंगे, पानी का विद्युत अपघटन, पानी का विद्युत। तो बच्चों हम करेंगे पानी का विद्युतीय अपघटन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्योर वाटर जो है वो डिसोसिएट ही नहीं होता, इसका मतलब अतः वो विद्युत का चालक नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे पानी का विद्युतीय अपघटन फिर हम पढ़ेंगे कैसे। ओके, सो क्यों ना इसमें कुछ मिक्स कर दें, जैसे ही इसमें हम लवण मिलाते हैं तो देखा गया है कि पानी फिर अच्छे से विद्युत के सप्लाई द्वारा उसका अपघटन होता है। इसका मतलब वो अपने घटक तत्वों में ब्रेक हो जाता है। तो वही हम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रयोग भी है और बहुत इंटरेस्टिंग सा इसका डायग्राम है। तो पहले मेरे साथ ये डायग्राम बनाइए और इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, निकल के अंदर से ही ले लेते हैं। ये है एज ऑलवेज आपका बैटरी का सप्लाई। तो आपको देखना है धन को धन से जोड़ना है। मान लो अगर ये धन है तो धन को आपको धन से कनेक्ट करना है, और ये जो ऋण है उसको ये ऋण से कनेक्ट करना है। तो ये इसकी ऋण वाली क्षण है और ये इसकी धन वाली क्षण है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस पे औंधे मुंह एक परख नली रख लेते हैं, कांच की परख नली, और इस पे भी वही करते हैं। कांच की परत नली के द्वारा इसको आच्छादित कर देते हैं। और यहाँ हमने
ये लिया है बैटरी। और जैसे कि आप देख रहे हो हमारा टॉपिक ही है पानी का अपघटन, तो यहाँ जो लिक्विड होगा, जो यहाँ सोल्यूशन होगा, वो क्या होगा, पानी। ठीक है, अब ये पानी है। अब उसके बाद ये दोनों जो है वो परख नलियां हैं, जिसे आप कहते हो टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इसका मतलब परख नलियां। तो ये दोनों परख नली है, ये पानी है, और उसके बाद ये जो धनाग्र और ऋणाग्र की ओर बढ़ती हुई ये तार है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, तारे। अब उसके बाद लेना क्या है, कि बोल रहा है कि आधा लीटर पानी लेना है, मतलब 500 ml वाटर, और उसमें समझ जाइए लेट से 2 ग्राम्स नमक डाल दीजिए। जैसे कि हमने बोला बच्चों कि शुद्ध पानी जो है वो प्योर वाटर ओनली अगर ले ले एज रॉ, तो हम क्या करेंगे, वो कभी डिसोसिएट नहीं होगा, बहुत कम एक्सटेंट पे होता है। तो उस अच्छे से डिसोसिएशन के लिए उसमें 2 ग्राम थोड़ा सा कुछ मात्रा हम किसी लवण की डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने लवण का कौन सा चुनाव किया है, नमक का। अब उसके बाद उसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में हमने क्या किया है, धन छड़ और ऋण छड़ जो है, इसका मतलब अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो धनाग्र और ऋणाग्र, कि इससे ये जो बिजली के दो तार जो है उसको हम कहाँ से जोड़ दें, उसको हम जोड़ दें बैटरी के धनाग्र से और ऋणाग्र से। और ये जो बोल रहा है कि ये जो तार है ना, इसका कुछ अग्र जो है उसको, उसका आच्छादन हमें खोलना है, छीलना है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं ना कि जब वायरिंग करनी होती है तो कटर से वो जो आच्छादन होता है, कौन सा भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो, तो कौन से भी उसके अंदर चालक होता है, तार होता है, उसके ऊपर हमेशा, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी पढ़ाया था, काले पीले लाल कलर का उस पर विद्युत अवरोधी पदार्थ या प्लास्टिक का आवरण होता है। तो उसे छील करके 2 सेंटीमीटर तक लेट से उसे हम छील करके, और फिर उसके बाद उसे हम यूं टिप करेंगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि ये जो लबालब भरा हमारा ये बीकर है, इसके दोनों ये जो सेंटीमीटर तक हमने इसको छील दिया है, इसके आच्छादन को, इसके आवरण को, इस पे हम औंधे मुंह 2 कांच की परख नलियां इस प्रकार से उसे हम प्लेस करते हैं। ओके। अब उसके बाद जो है बिना हवा अंदर किए उसको हम फट से ढक दें। अब उसके बाद बोल रहा है कि आप 6 वोल्ट का प्रवाह को शुरू कर दीजिए। हाँ, मतलब कनेक्शन को आप ऑन कर दीजिए, परिपथ को पूर्ण कर दीजिए, और कुछ टाइम बाद आपको क्या दिखाई देगा, आप देखोगे कि परग नली के अंदर जो होता है ना, गैस के बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात, इस वाले परख नली में ज्यादा बुलबुले दिखाई देते हैं। कौन सा वाला है, तो ये वाला ऋणाग्र पर, इसपे अधिक आयतन वाले बुलबुले दिखाई देंगे। यहाँ पे बुलबुलों की संख्या ज्यादा अधिक होगी, इसके कंपैरिजन में यहाँ बुलबुले अधिक होंगे। तो होता क्या है बच्चों, बुलबुले आने से एक चीज तो क्लियर है, आपके दिमाग में आया होगा कि अरे बुलबुले आना, इसका मतलब टीचर ने पहले भी बताया है कि गैस निकलती होगी, इसका मतलब दोनों में ही गैसेस निर्मित हो रही हैं। तो दोनों में गैस निर्मित होती है, इसका मतलब कि गैस, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो पानी का आप अच्छे से जानते हो, और सूत्र है H2O। तो जरूर से एक में हाइड्रोजन गैस निर्मित हो रही है और दूसरे में ऑक्सीजन गैस निर्मित हो रही है। अब बात ये है कि ये जो जहां अधिक आयतन वाले बुलबुले हैं, यहाँ कौन सी गैस निर्मित हो रही है, तो बच्चों ये जो ऋणाग्र है इस पर हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है, और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका बुलबुले अधिक ज्यादा उत्पन्न होते हैं, ज्यादा आयतन होता है उनका। तो इसका मतलब अगेन क्लियर हुआ कि विलयन में क्या था, पानी था। शुरुआत में हमने सिर्फ पानी लिया, H2O का सोल्यूशन लिया, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही उससे विद्युत धारा का प्रवाह मिलता है, वैसे ही यहाँ पे वे अगेन अपने घटक तत्वों में विघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे, मतलब इनका डिसोसिएशन हो जाता है। अब जैसे कि हमने ये समझ ही लिया है,
तो जैसे हमने ये वाले में विद्युत अपघटन में हमेशा हमें क्या होता है, धनाग्र और ऋणाग्र पर अभिक्रिया देनी होती है। तो पहला वाला धनाग्र और ऋणाग्र की अभिक्रिया तो काफी सिंपल थी। वाटर की थोड़ी सी बच्चों को टफ पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो मैं जिस टेक्निक से बता रही हूँ बच्चों, वैसा ध्यान दीजिएगा तो जरूर से आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, वैसे ही आप करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ऋणाग्र पर और उसके बाद धनाग्र। तो सबसे पहले आप पूरा न याद करके इतना सोचिए कि दोनों ने शुरुआत की है H2O से। तो ये चीज सिंपल है कि कहाँ से शुरू होगा, H2O। बाद में बैलेंसिंग का सोचने का, बैलेंसिंग जो शुरुआत में 7 से लिखता है इसका मतलब उसने रटा हुआ है। तो आपको रटना नहीं है, क्योंकि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रट नहीं सकते, केवल हम उसे समझ सकते हैं। तो दोनों ही कहाँ से निर्मित होंगे, पानी से दोनों का निर्मित हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, आपको मैंने अभी बताया कि ऋणाग्र पर कौन सी गैस मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ओके, आप इसे चाहे तो एक्वेस लिख सकते हैं ना। और उसके बाद धनाग्र पर मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो जब आप इतना लिख देते हो तो बहुत सारा तो आपका काम यही आप कंप्लीट कर देते हो। अब उसके बाद आपको एक चीज का और आइडिया रखना है कि जैसे वहां पे शुरुआत में भी हमने ऋणाग्र में इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड दिखाया था, लेफ्ट साइड में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को आप इस साइड दिखाइए। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे दोनों ही तरफ 2H2O ले रहे हैं। कितना, 2H2O। 2H2O, अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निर्मित कर रही है। H2 होता है हाइड्रोजन गैस, ये हमेशा अपने द्विपरमाणुविक अवस्था में पाए जाते हैं। तो H2 जब यहाँ निकाल देते हैं तो उसका दूसरा क्या बच गया बैलेंसिंग के लिए, अगर ये 4H2 में से 2H2 वहां लिख दिए तो और कितने बच गए, 2H प्लस आयंस अभी भी बचे हैं 2O माइनस। तो इस तरीके से 2OH माइनस, ये देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ दिखा दिए। तो इस तरीके से बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों ही अग्रों पर घटित हो रही है वो लिखनी है। अब आप एज अ होल रटने की कोशिश करोगे इतना कुछ तो आपको नहीं याद आएगा। जैसे मैंने पहले लिखा, दोनों ही अग्रों पर पहले पानी लिखिए H2O, और उसके बाद ऋणाग्र पर आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस, धनाग्र पर मिलता है ऑक्सीजन गैस, पहले वो लिख लीजिए। उसके बाद याद रखिए कि ऋणाग्र मतलब ऋणाग्र से ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होता है। और धनाग्र जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। जो हम लेन देन की बात कर रहे थे, तो धनाग्र हमेशा देता है। अपना टिफिन में भी आपने देखा था ना, धनाग्र ही था जो कि दे रहा था, और ऋणाग्र जो था उसको हमेशा लेने का काम है। तभी वो लेता है, तभी तो वो कर्जदार बनता है, तभी तो वो ऋणी बनता है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ इसको हमेशा लेन देन में इसको लेना दिखाइए और ये देता है ऐसा दिखाइए। तो ये हो गई ऋणाग्र की अभिक्रिया पूर्ण। अभी भी धनाग्र की अभिक्रिया पूर्ण होनी बाकी। आप देखें तो मैंने इलेक्ट्रॉन के आगे अभी 2 3 4 कुछ ऐसा लिखा नहीं, तो वो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऑक्सीजन गैस तो O2 बन करके ये 2 ऑक्सीजन यहाँ मैंने पूरा का पूरा दिखा दिया। हाइड्रोजन दिखाना रह गया स्टूडेंट्स, कैसे दिखाओगे, थोड़ा सा यहाँ नजदीक करती हूँ। तो ये देखिए मैंने ऑक्सीजन गैस पूर्ण रूप से दिखा दिया, मतलब ये मैं दिखा चुकी हूँ। क्या रह गया, 4 हाइड्रोजन रह गया, तो बस 4H प्लस दिखा दिया। हाँ, अब 4 धनात्मक चार्ज को 4 ऋणात्मक चार्ज दिखा करके बैलेंस करेंगे। आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अणुबाह्य पक्ष में अणुओं की संख्या, उसके परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष के बराबर होनी चाहिए। अगर धनात्मक आवेश लेफ्ट साइड में जितने भी है तो राइट साइड में बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे आवेश 0 है तो वहां पे भी 0 करना पड़ेगा। 4 धनात्मक आवेश दिखाए हैं
तो 4 ऋणात्मक आवेश दिखा करके उसे बैलेंस करिए। तो यहाँ हो गया एकदम परफेक्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन और बच्चों ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इस तरीके से आप इसे एक्वियस भी डाल सकते हैं क्योंकि ये एक्वियस में होता है। तो उधर OH माइनस में भी 2OH माइनस में भी एक्वियस दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों यहाँ H प्लस आयंस पूरे सोल्यूशन में H माइनस आयंस एंड OH माइनस आयंस यू टहल रहे होते हैं। ओके, और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये जो है क्रमशः किस पे धनाग्र और ऋणाग्र पर एकत्रित हुए रहते हैं, ऋणाग्र और धनाग्र पर। तो यहाँ हो गई बच्चों हमारे पानी का विद्युतीय अपघटन, जिसको हमने इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हमने देखा। एक मैं छोटा सा पिक शेयर करूंगी आपसे, जिससे आप एक बार इमेजिन कर सको कि कैसा वो जो मैं परख नली में कैसे बात कर रही थी कि बुलबुले तैयार होंगे। तो जस्ट एक पिक शेयर करूंगी, इट इज नॉट एट ऑल अ वीडियो, जस्ट एक आपको फोटो देख करके थोड़ी आसानी होगी इमेजिनेशन में। तो जस्ट देखिए, तो ये बच्चों आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली पानी का डिसोसिएशन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिसिस है, और जिसमें आप देख रहे हैं 2 परख नली इस तरीके से लगाई गई है, और जिसमें कि एक में देखिए पूरे बुलबुलों से भरा हुआ है, एक परख नली पहला वाला। तो यही वो ऋणाग्र का परख नली है कि जिसमें हाइड्रोजन गैस है और दूसरे वाले में ऑक्सीजन गैस। तो बस इतना आपको दिखाना चाहती थी मैं स्टूडेंट्स। आपको कोई आपको अगर कोई डाउट है तो कृपया पूछिए। टीचर सो थैंक यू। यस